था, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया था। लीक्स थे, कई जगह पे पाइप्स में लीकेज था क्योंकि बहुत पुरानी फैक्ट्री थी, तो उसको मेंड करने के लिए भी इनका रिकमेंडेशन था। और HCl स्क्रबर वाला था, कि HCl गैस को ये जो है वाटर स्क्रबर यूज कर रहे थे उसके लिए, HCl हटाने के लिए डिस्चार्ज से। लेकिन जो है उससे एसिडिटी इनके वेस्ट वाटर की बढ़ रही थी। यही सब थे, इस तरीके के रिकमेंडेशन थे। हाउसकीपिंग बताया था पुअर था, और उसी के बेसिस पे इन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के फिर जो है इन लोगों को दे दिया था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है करने के लिए। फिर इन्होंने एक प्रोपोज्ड रेक्टिफाइड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम रिकमेंड किया था। उसका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है फिगर 4.4 में, प्रोपोज्ड वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद नीचे फिर जो है ये लास्ट स्लाइड में जो है वो तो फिर दूसरी ये स्टार्ट हो जाती है केस हिस्ट्री, जो हमने कहा था डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया था। अब जो है वो खोलो फिर एक EIA रिपोर्ट का सैंपल, जो केन्या बायो टॉयलेट वाला है EIA रिपोर्ट, उसको खोलो, वो क्लासरूम पे है, उसको खोलो। तो ये जो इससे जनरल EIA रिपोर्ट कैसी होती है, ये जो फॉर्मेट जो तुम लोगों को बताया है उसी टाइप की है ये। जस्ट क्विकली इसको ब्राउज करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा बचा नहीं है कोर्स आपका। सबने खोला ये केन्या बायो टॉयलेट वाला, केन्या बायो टॉयलेट रिपोर्ट .doc फाइल, उसमें थी क्लासरूम में। ये EIA रिपोर्ट है फॉर प्रपोज्ड बायो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एट सेंट ऑगस्टीन न्यमोने गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, सियाया काउंटी, ये केन्या की है। ठीक है, 2014 की है ये EIA रिपोर्ट है जो सबमिट करी है उन्होंने, मतलब प्रपोजल है एक तरीके से जो सबमिट किया है फंडिंग के लिए गवर्नमेंट को। इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है पेज 3 पे, वो एग्जीक्यूटिव समरी करके दिया है। जो मैंने बताया था कि तीनों चीजें, मतलब जो समरी होती है उसमें सब कुछ आ जाता है, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का, मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट की, और किस टाइप की मॉनिटरिंग होगी, क्या क्या बेसलाइन डेटा किया है, और फिर क्या करना चाह रहे हैं, क्या मेथडोलॉजी होगी, और लास्ट में जो है इनको क्या लगता है कि क्या अचीव करेंगे, वो सारी चीजें हैं इसमें। ये एग्जैक्टली 3 पैराग्राफ में तो नहीं, लेकिन ये 3 पेज की एग्जीक्यूटिव समरी है ये। मतलब एक एक चीज पढ़ के तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आप फिर पढ़ लेना, उतना तो खैर टाइम नहीं है क्लास में। तो इसमें सबसे पहले जो है वो लोकेशन डिस्क्राइब करी है, और प्रोजेक्ट का एम बताया है, बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। और इसमें ये एक स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे बायो टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है, और इसमें दिया है कि स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं जो इसके जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे, या मतलब स्टेक होल्डर होंगे। Proposed project will entail construction of a bio toilet utilizing 124 meter cube biodigester for waste decomposition. The resultant gas can be tapped for use in school kitchen. बायो टॉयलेट का मीनिंग है कि
जो है वो होगा उससे टॉयलेट से जो ये सीवेज होगा उसको डाइजेस्टर में ले जाएंगे, बायोडाइजेस्टर में ले जाएंगे और वहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन करेंगे और उससे कुकिंग गैस जो है वो बनाएंगे और उससे जो है वो स्कूल के किचन में वो गैस यूज होगी। और इसमें जो है दिस फैसिलिटी विल हैव 4 टॉयलेट्स एंड 2 बाथरूम्स, ये जो है इन्होंने लिखा है। और ये लेक विक्टोरिया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के नाम से है। ठीक है, फिर इसमें ये लोकेशन इन्होंने डिस्क्राइब किया है और एम दिया है, प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू ब्रॉड बेस्ड पॉवर्टी एलिविएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल बाय supporting sustainable management of shared natural resources of Lake Victoria Basin। तो ये जो है ये वहाँ पे जो है क्योंकि पॉवर्टी बहुत है तो उस जगह में इस टाइप के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जिससे कि वेस्ट से कुछ काम की चीज़ बना रहे हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है केन्या का। केन्या में वैसे भी पॉवर्टी बहुत है, तो वहाँ का है कि स्कूल में बायो टॉयलेट बनाने से उससे जो सीवेज निकलेगा उसको डाइजेस्टर में ले जाके और फिर उससे जो है यूज़फुल चीज़ जो है कुकिंग गैस बनाएंगे जिसको कि वहाँ के स्कूल के किचन में यूज़ करेंगे। कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, वहाँ की कम्युनिटी के लिए है क्योंकि वहीं पे बायोडाइजेस्टर लगाया जाएगा तो वहीं के लोकल लोगों के लिए है, लोकल लोगों के लिए स्कूल है, लोकल बच्चों के लिए और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए है और सैनिटेशन जो है इससे इम्प्रूव होगा। ठीक है, the project has selected sanitation improvement through the construction of bio toilets as one of the community driven development projects। तो ये तो प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट में इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में दिया है कि इट विल हैव लेडीज के लिए 4 टॉयलेट्स, 2 शावर्स, सिंक्स, ये इस तरीके से, और सेपरेट फॉर मेन, लेडीज का सेपरेट, और जो है इट विल हैव it is designed to have overhead tank for distributing water, selling water to the community, और biodigester होगा। ठीक है, the main biodigester will have a gas outlet for evacuating the resultant gas and taking it to the kitchen for use। To ensure sustainable development, the Kenyan government policy on all new projects, programs or activities requires that an environmental impact assessment be carried out at the planning stages of the proposed undertaking to ensure that significant impacts on the environment are taken into consideration during planning stages। तो EIA रिपोर्ट जो है वहाँ पे भी मैंडेटरी है, इसलिए ये EIA की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है। अब ये पेज 3 पे है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, 1 लाइन ऑब्जेक्टिव लिखा है, दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बाकी तो ये ऊपर इन्होंने सॉर्ट ऑफ प्रीफेस में डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे 1 लाइन ऑब्जेक्टिव लिखा है, दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट। Methodology, EIA methodology, the general steps followed during assessment were as follows: environment screening, environmental scoping that provided the key environmental issues, desktop studies and interviews, physical inspection of the site and surrounding areas, public participation via use of questionnaires, रिपोर्टिंग।
तो ये मेथडोलॉजी तो होती है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर इंटरव्यूज, मतलब पब्लिक ओपिनियन, और फिर जो है ये बेस लाइन डेटा कलेक्शन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, और फिर ये रिपोर्ट का प्रिपरेशन। तो यही मेथडोलॉजी के जो है यही स्टेप्स इन्होंने दिए हैं कि ये मेथडोलॉजी में किया है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर इंटरव्यूज मतलब पब्लिक ओपिनियन, और बेसलाइन डेटा कलेक्शन, और अगेन पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड देन द फाइनल रिपोर्ट प्रिपरेशन। फिर इम्पैक्ट्स, रिपोर्ट में इम्पैक्ट्स भी दिए जाते हैं। तो अब ये इम्पैक्ट जो है ये पूरा टेबुलर फॉर्म में इम्पैक्ट है और कंक्लूजन है। ये अभी समरी ही चल रही है, क्योंकि बाकी तो फिर एकदम बहुत डिटेल में इसके नीचे एक एक चीज चालू होगी। तो समरी में भी हर चीज आती है ना, तो समरी में, एग्जीक्यूटिव समरी में मतलब ये बताना चाह रहे कैसे बनती है। तो समरी में जो है वो पहले वो दिया है ओवरऑल, उसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इस टाइप का है, ये करना है। फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट में और डिटेल में दे दिया कि स्पेसिफिकली कितने कितने बनाने हैं, एक बायोडाइजेस्टर है, कितने टॉयलेट हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। फिर वन लाइन ऑब्जेक्टिव दे दिया, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। फिर मेथडोलॉजी बता दिया, ये स्टेप्स है मेथडोलॉजी के। अब इम्पैक्ट्स, ये जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स है, दिस इज समवॉट बेसलाइन डेटा कलेक्शन। पर ये जो इम्पैक्ट्स और फिर उसके बाद मतलब मिटिगेशन का भी और एक्सपेक्टेड आउटकम सब समरी में दिया जाता है। तो पहले ये इम्पैक्ट्स और उसका मिटिगेशन मेजर दोनों चीजें जो है एक टेबुलर फॉर्म में इन्होंने समरी में दिया है, क्योंकि समरी तो एकदम पूरा ओवरऑल हर चीज होती है। ऑब्जेक्टिव ये है, मेथडोलॉजी ये है, इस तरह के इम्पैक्ट आएंगे, उनको ऐसे मिटिगेट करेंगे, और एक्सपेक्टेड आउटकम ये है, ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी हर चीज उसमें समरी में शॉर्ट में आती है, उसी तरीके से दिया है। इम्पैक्ट्स इन्होंने जो है ये टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, और बगल में मिटिगेशन मेजर्स दिए हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इसका मिटिगेशन मेजर सैनिटरी बिन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी टॉवल्स, सॉलिड वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल। फिर जो है प्रोपोनेंट थ्रू अ केयर टेकर विल एंश्योर दैट द साइट इज क्लीन, waste from biodigester can be used as manure, contract waste collectors to dispose waste at council dump site। तो ये इन्होंने ब्रीफ में जो है सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट होगा और उसका क्या डिस्पोजल करेंगे ये दे दिया। फिर एयर पॉल्यूशन या न्यूसेंस फ्रॉम ओडर्स, तो इसमें स्प्रिंकल वाटर, डस्टी मटेरियल, gravel, sand, ballast, regular cleaning of facility using detergents to kill smells. Water for flushing the toilet should also be available. Well-designed biodigester, serviced machinery, vehicles for supply of raw material, ये सब। Noise pollution, delivery of raw materials to site to be done only during day. Construction takes place at daytime only, क्योंकि कुछ चीज़ों में जैसे जहाँ पे रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें इवनिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि नहीं, डे टाइम कंस्ट्रक्शन होगा और डे टाइम में ही रॉ मटेरियल्स की डिलीवरी होगी। No delivery of raw materials should be undertaken during weekends. Use of serviced vehicles and machinery is also expected to reduce noise levels. मतलब ढंग की व्हीकल्स यूज करेंगे और मशीनरी यूज करेंगे जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, लेकिन सब कुछ डे टाइम में होगा। फिर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, the contractor will obtain construction raw materials from sources that are compliant with
नीमा रेगुलेशंस, ये उनके केन्या के होंगे. नीमा रेगुलेशंस, द कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोक्योर क्वांटिटीज that are sufficient for the intended works only to curtail wastage. The contractor will commit to extensive use of recycled raw materials as will be appropriate and in a manner that does not compromise the safety of development. तो मतलब रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे और जो है वो कैसे उनका रिसाइकलिंग होगा नहीं होगा, ये दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो नीमा के रेगुलेशंस, नीमा उनके केन्या के रेगुलेशंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योर किए जाएंगे और वेस्टेज जो है वो नहीं होगा, मतलब मिनिमाइज्ड होगा, ये दिया है. खाली जो है जितना चाहिए उतना ही लाया जाएगा, एक्सेस, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं लाएंगे कि वेस्ट हो रहा है. एंड द कॉन्ट्रैक्टर विल कमिट टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल्स. तो ये मतलब अपना कमिटमेंट दे रहे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा हम रिसाइकिल करेंगे और सेफ्टी जो है जिससे कॉम्प्रोमाइज ना हो. इन्होंने लिखा है इन अ मैनर दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी ऑफ द डेवलपमेंट. फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. द कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोवाइड वर्कर्स विद एप्रोप्रिएट PPE, यही पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फेंस साइट टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फॉल्स इनटू गेपिंग होल्स, वर्कर्स टू बी ट्रेन्ड ऑन इक्विपमेंट यूज. इस तरीके से मतलब ये इस तरीके से जो है वो करते हैं, अपना मतलब अपना कमिटमेंट देते हैं और डिस्क्लोजर इस तरीके से किया जाता है. ये बताने के लिए इसको रीड आउट कर रहे हैं कि कैसे अपना जो है कमिटमेंट उसमें EIA रिपोर्ट में कैसे उसको दर्ज करते हैं. कि मतलब इन्होंने जो है वही दिया है कि हर चीज के लिए, कि सॉलिड वेस्ट के लिए, सॉलिड वेस्ट से पोल्यूशन जो होगा उसका मिटिगेशन का दिया. फिर देखो एयर पोल्यूशन जो होगा उसके मिटिगेशन के लिए दिया कि हम जो है रेगुलर क्लीनिंग करेंगे और जो है जहाँ पे डस्ट वगैरह हो जाएगी तो उस पर रेगुलर पानी का छिड़काव होगा. और ओडर्स के लिए दिया है कि वेल डिजाइंड बायोडाइजेस्टर होंगे एयर टाइट, जिससे कि उससे स्मेल ना आए. फिर नॉइज पोल्यूशन मिनिमाइज करेंगे, रॉ मटेरियल्स उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरत है. और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कि कहीं पे भी मतलब मैन होल खुले ना हों और कहीं पे गेपिंग होल जो दिया है ना एक्सीडेंटल, जिससे कि कोई एक्सीडेंटली उसमें गिर न जाए. ट्रेंड वर्कर्स सब ट्रेंड होंगे, फर्स्ट एड फैसिलिटीज होंगी. और रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओशा वो भी इनके कंट्री से स्पेसिफिक है और सबको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देंगे जो भी जो काम कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग. फायर हैजर्ड के लिए फिर दिया है कि एक्सपर्ट एडवाइस ऑन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि बायोडाइजेस्टर है और उसमें कुकिंग गैस बन रहा है, तो मतलब समझ सकते हो कि अगर कहीं से जैसे फायर होगा तो उसमें गैस तो डाइजेस्टर में भरी रहेगी, कलेक्ट होएगी ना, ऐसे ही तो निकलती नहीं रहेगी, कलेक्ट होगी वो पूरा, तब फिर उसमें वॉल्व खोलेंगे तब सप्लाई होगी, तो कलेक्टेड तो डाइजेस्टर में रहेगी, इसलिए उसमें एक्सीडेंटल फायर का प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है. तो वही दिया है कि और प्रेशर का भी मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि डाइजेस्टर जैसे जो क्लोज्ड वाले होते हैं और कुछ विद वेंट वाले होते हैं, तो जो वेंट वाले होते हैं उनमें से एक्सेस गैस निकल जाती है, लेकिन जो वेंट वाले नहीं होते हैं, जो फ्लोटिंग टाइप होते हैं जो आजकल लगाते हैं, फ्लोटिंग टाइप वालों में जो है वो पूरा फिल हो जाती है, तब वो ऊपर आ जाता है टैंक, मतलब ऊपर उसका ऊपर उठ के आना इंडिकेट करता है कि नाउ गैस इज रेडी, इट इज फुल विद गैस.
तब उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रेशर गॉज जो है वो होता है कि मतलब कितनी गैस अभी उसमें डाइजेस्टर में कलेक्ट हो चुकी है, वो लगातार उससे प्रेशर से पता लगता है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स, सैंड बकेट्स, ये सब हर समय वहां पे साइट पे अवेलेबल रहेंगे। फिर ग्राउंड एंड सरफेस वाटर पोल्यूशन के लिए भी इन्होंने दिया है कि मेंटेनेंस होगा, प्रॉपर प्लम्बिंग होगी, रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड, क्योंकि जो है वो टॉयलेट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो है प्रॉपर फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब दिया है। फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए दिया है कि यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स करेंगे, क्योंकि कुछ पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा, यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स विच आर इको फ्रेंडली। इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर, अब क्योंकि इससे पानी का रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाएगा ना, नेचुरल रिसोर्स में वाटर भी आता है, उसका जो है यूसेज बढ़ जाएगा, इसलिए दिया रूफ कैचमेंट will be installed to trap rainwater for use. The toilet will be connected to the existing piped water for the school. Notices in rooms to save water, मतलब नोटिस लगाएंगे, सब करेंगे कि जिससे वाटर जो है वेस्ट ना हो, और रेन वाटर को यूज करने के लिए रूफ पे कलेक्ट करने के लिए कुछ बनाएंगे, जिससे कि रेन वाटर भी कलेक्ट करके उसको भी जैसे होगा वैसे यूज करेंगे, जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट करके वगैरह। The toilet will be connected to existing piped water for the school. Notices in rooms to save water. फिर समरी का कंक्लूजन लिखा है, फ्रॉम द स्टडी इट इज एविडेंट दैट द proposed project will have both positive and negative impacts. If the proposed project is constructed and operated taking into account the proposed mitigation measures, most of the negative impacts are considered minor against projected short and long-term benefits that will accrue from its establishment and operation. तो वही चीज है कि उसमें रिपोर्ट में खुद भी इन्होंने वे आउट करके लिखा है, क्योंकि दोनों चीजें हैं, जैसे कुछ रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है, कुछ पॉल्यूशन हो रहा है, और गेन क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो है वहाँ के लोकल लोगों के लिए जो स्कूल है उसमें टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट चाहिए, और उससे जो जो गंदगी होती है उसको जो है डाइजेस्टर में सब जो है उसका वो करके उसको डिग्रेड करके, डिग्रेडेशन करके फिर जो है कुकिंग गैस बना रहे हैं, वो उसका यूसेज है, और उससे जो है हम कुछ फ्रूटफुल चीज भी बना रहे हैं। तो वही दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट हैं, लेकिन जो है जो सबमिट कर रहा है वो अपनी तरफ से लिख रहा है कि उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज्यादा है, इसलिए इसको फंड करना चाहिए। तो दिस इज द आर्गुमेंट from the committee or people who have submitted the proposal. It is expected that the environmental management plan developed will be fully integrated in the project during the construction as well as during the operation phase. और इसके साथ साथ ये भी मतलब कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग वाला भी या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाला भी पूरे तरीके से उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे और करेंगे, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जितने मिनिमाइज हो सकते हैं वो मिनिमाइज होंगे, और
फ्रूटफुल एडवांटेजियस रिजल्ट जो है वो आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखोगे, पेज 6 पे, तो पेज 6 पे फिर जो है कंटेंट्स दिया है। अब पेज नंबर के हिसाब से समरी जो है वो पेज नंबर के ऊपर है, पहले है। उसके बाद अब यहाँ से ये डिटेल्ड सेक्शन है रिपोर्ट के, और चैप्टर्स पूरे पूरे बने हुए हैं। इसमें देख सकते हो पूरे 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन है, फिर रेफरेंसेस भी हैं और एनेक्जर भी हैं। शुरू से अगर कंटेंट्स देखें तो पहले समरी, फिर टेबल ऑफ, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्रीविएशंस, फिर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, चैप्टर 3 बेसलाइन डाटा कलेक्शन, चैप्टर 4 legal and institutional framework, chapter 5 analysis of alternatives, chapter 6 public participation and site visits, chapter 7 projected impacts and mitigation measures, chapter 8 environmental management plan and monitoring. उसके बाद में conclusion and recommendation, then references and annexures. तो इतनी चीजें हैं पूरे ये 8 चैप्टर्स में, और फिर कंक्लूजन और रेफरेंसेस। तो इतना लंबा ये जो है EIA रिपोर्ट है ये। Now let us see, one second, ये बंद हो गया। Now let us, समरी तो डिस्कस कर लिया। समरी के बाद में अब आता है इंट्रोडक्शन। समरी तो ऊपर हो गई, लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल से कुछ जो है वो करना नहीं है। लिस्ट ऑफ फिगर, टेबल, एब्रीविएशन से कुछ करना नहीं है। अब इंट्रोडक्शन में देखो, इसमें फिर जो सेक्शंस और सब सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने बैकग्राउंड डिस्क्राइब किया है, उसके बाद में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अब बैकग्राउंड नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है। स्कोप में देखो क्या दिया है, द स्कोप ऑफ दिस EIA देयरफॉर कवर्ड बेसलाइन एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द एरिया। स्कोपिंग में मतलब क्या क्या आता है, एक्चुअली स्कोपिंग में क्या क्या डालते हैं वो ये बताने के लिए है। तो स्कोप में ये सब आता है, वही बेसलाइन डेटा कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, प्रोविजंस ऑफ environmental laws, identification of any adverse impacts to environment anticipated from the proposed project, appropriate mitigation measures और environmental management plan। फिर objective में to examine in detail likely positive and adverse environmental impacts associated to proposed project, to propose appropriate mitigation measures for significant negative impacts, and to develop an environmental and social management plan। ये ऑब्जेक्टिव दिया है। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, to collect relevant information that will be useful for sub-project report, to assess and report on location of the project including physical area that will be affected by sub-project activities। तो let me explain। स्कोपिंग में तो
यही बताया था तुम लोगों को कि स्कोपिंग में मतलब ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, और स्कोप में वही आता है कि बेस लाइन डेटा मतलब एनवायरनमेंट की कंडीशन आज क्या है और जो है प्रेडिक्टेड कंडीशन क्या होगी प्रोजेक्ट के बाद में। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में वही दिया है कि बेसलाइन कंडीशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोविजंस अंडर एनवायरमेंटल लॉ, एंड देन एडवर्स इम्पैक्ट्स दैट आर प्रेडिक्टेड और उनके मिटिगेशन मेजर, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट प्लान। फिर मेथडोलॉजी, तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मेथडोलॉजी, ये बेसिकली इन्होंने स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, मेथडोलॉजी ये इंट्रोडक्शन में इन्होंने डाला है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में बैकग्राउंड, ठीक है। फिर स्कोपिंग, स्क्रीनिंग क्या, स्क्रीनिंग तो वो खुद कह ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो उनके हिसाब से नेगेटिव से ज़्यादा है। तो वही इंट्रो में आ गया। फिर स्कोपिंग में ये सब है, बेसलाइन डेटा वगैरह, और ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव दिया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है, मेथडोलॉजी क्या होगी वो दिया है कि कैसे कैसे ये करेंगे। मेथडोलॉजी में ब्रीफली इन्होंने क्या दिया है कि अप्रोच इज टू एक्सरसाइज, अप्रोच टू दिस एक्सरसाइज वाज स्ट्रक्चर्ड सच एज टू कवर द रिक्वायरमेंट्स अंडर EMCA 1999 as well as EIA regulations under Gazette number whatever. It largely involved an understanding of project background, preliminary design, implementation plan, commissioning. In addition, baseline information was obtained by physical inspection of the site and the surrounding areas. मतलब जो बेसलाइन डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है वो फिजिकली वहाँ जाके साइट पे और सराउंडिंग एरियाज देख के, और इंटरव्यूज विद सैंपल ऑफ नेबरिंग रेजिडेंट्स यूजिंग क्वेश्चनेयर्स एंड डिस्कशन विद द क्लाइंट। तो जो उसके बाद बेसलाइन डेटा है वो वहाँ पे जाके घूम के साइट पे नेबरिंग एरिया में और वहाँ के लोगों से और नेबरहुड के लोगों से डिस्कस करके बेसलाइन डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है। की एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग असेसमेंट वर कॉन्टिन्यूअस डिस्कशंस विद द क्लाइंट and other sources of information on the proposed project details, thorough physical inspection of proposed site, interviews with immediate neighborhood, और वही क्वेश्चनेयर बनाया, सर्कुलेट किया, जिससे लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन उसमें लिया प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या वो उससे खुश है या उनको कोई नाराजगी है। फिर इवेल्युएशन ऑफ द एक्टिविटीज अराउंड द साइट एंड एनवायरमेंटल सेटिंग ऑफ वाइडर एरिया। दिस वाज अचीव्ड थ्रू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, लिटरेचर एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। रिव्यू ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड सबमिशंस। इस सेकेंड चैप्टर में प्रोजेक्ट description, site location, site status, existing infrastructure, nature of project, working of biodigester, site ownership, project activities, waste associated with construction phase, operational activities,
बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्ट का बजट, डिमोलिशन, ये सब जो है, ये सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मतलब पूरा है कि कैसे क्या क्या करेंगे। इसमें केवल हेडिंग हम पढ़ रहे हैं। साइट लोकेशन में पहले की साइट कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में वो दिया, फिर वहाँ का स्टेटस क्या है कि मतलब कितने बच्चे हैं, क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उनके पास जो है वो क्या है, वो सब इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये सब भी लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन कवरेज इज अवेलेबल, वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम इज अवेलेबल, ये सब डिस्कस किया है। और सीवेज डिस्पोजल के लिए क्या यूज करते हैं, सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड। फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट दिया है कि दे विल बी अ बायोडाइजेस्टर, और कितने टॉयलेट होंगे वो सब डिस्कस किया है। फिर वर्किंग ऑफ अ बायोडाइजेस्टर एक्सप्लेन किया है कि इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक स्लज इन एन एयर टाइट रिएक्टर अंडर एनारोबिक कंडीशन, मतलब एनारोबिक डाइजेशन करेंगे उसका, टू हार्मलेस कंपाउंड्स, एंड दे कैन बी यूज्ड एज मैन्योर इन फार्म्स, मतलब फर्टिलाइजर भी बनेगा और उससे कुकिंग गैस भी बनेगी। The biodigester will also produce methane gas that can be harvested for use as fuel. Fuel का वही मतलब है, मतलब जलाने के लिए यूज होगी, तो fuel जो है वो कुकिंग के लिए यूज करने का इनका प्लान है। और टिपिकल एनारोबिक डाइजेस्टर यूज करेंगे with 3 different groups of bacteria working cooperatively to break down the sludge compound. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विल हाइड्रोलाइज लार्ज कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन, फैट टू स्मॉलर कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, वो जो फर्मेंटेशन करेंगे, नोन एज फर्मेंटर, वो उसको और छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेंगे एनारोबिक कंडीशन में ही, और फिर उससे फाइनली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में फाइनल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विल यूटिलाइज दीज एसिटिक एसिड्स टू फॉर्म मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब पहले प्रोटीन और फैट जो वो सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा एक सेट ऑफ बैक्टीरिया, फिर दूसरा सेट ऑफ बैक्टीरिया उसका फर्मेंटेशन करेगा और फाइनली उससे एसिटिक एसिड बनेगा। और थर्ड ग्रुप वाला जो है वो लास्ट ब्रेक डाउन करेगा जिसमें एसिटिक एसिड से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इन एन एफिशिएंट ऑर्गेनिक वेस्ट एनारोबिक डाइजेस्टर सिस्टम all these bacteria must exist in a state of dynamic equilibrium। ठीक है, तो ये इतना जो है ये वर्किंग ऑफ बायोडाइजेस्टर में इन्होंने बताया है। फिर ओनरशिप, क्योंकि ये स्कूल के अंदर है और वो पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे लोकेटेड होगा। साइट ओनरशिप तो वो मतलब स्कूल की प्रॉपर्टी होगी, ये इन्होंने डिक्लेयर किया। फिर एक्टिविटीज जो है क्या क्या होंगी, साइट प्रिपरेशन, एक्सकवेशन मतलब खुदाई है ना, और उसकी फिर फिलिंग, बिल्डिंग फाउंडेशन, फिर बिल्डिंग बनेगी, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल and delivery, storage and utilization of material, civil, mechanical and electrical work, completion of building, and then finally collection of waste from the site of construction, and then waste associated with construction phase जो refuse कहलाएगा, refuse generated by construction workers, construction spoil material, debris and other solid waste during construction।
ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जैसे कि ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब जो बनेगा वो दिस विल बी अ टॉयलेट, द अदर एक्टिविटीज आर क्लीनिंग, मेंटेनेंस, repairs, utilizing methane from biodigester, periodic emptying of biodigester, decomposed waste can be used as manure. ये सब ऑपरेशनल एक्टिविटीज का यहाँ पे इनका मतलब है कि बनने के बाद वहां पे कौन सी एक्टिविटी होएंगी। उसमें ये है कि टॉयलेट विल बी ऑपरेशनल एंड देन there will be regular cleaning activities, maintenance activities, repair activities, and the utilization of methane gas, and the solid decomposed waste will be used as fertilizer. And then waste associated with occupational activities, general solid waste from general cleaning of premises, plastics, papers, increased sanitation waste, methane, फर्टिलाइजर, ये सब जो है इस तरह का वेस्ट जनरेट होगा। मीथेन गैस और फर्टिलाइजर इनको भी वेस्ट में इसलिए डाला है कि मतलब काइंड ऑफ जैसे बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि जो मेन जो इससे जो बन के आ रहा है प्रोजेक्ट से, मेनली तो प्रोजेक्ट तो बायो टॉयलेट बनाने का है, तो एक तो टॉयलेट्स बने वो मेन आउटकम हुआ, और फिर उसके साथ में अदर एसोसिएटेड जो चीजें हैं, अदर एसोसिएटेड चीजों में ये है कि मीथेन मिल रहा है उसको कुकिंग गैस की तरह यूज करने के लिए, और जो है वो ये सब मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, और कुछ रिफ्यूज जनरेट हो रहा है। ये मतलब इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से मतलब है कि मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट जो बनेगा। और फिर वेस्ट में मतलब यही बाई प्रोडक्ट या साइड में मेन चीजों के जो निकल रहा है उससे वो वेस्ट में दे दिया। सैनिटेशन वेस्ट तो है ही है, उसके साथ साथ जो है वहां से प्रीमाइसेस से प्लास्टिक, पेपर ये वो निकलेगा, और फर्टिलाइजर भी निकलेगा, मीथेन गैस भी निकलेगी, ये सब कुछ मतलब वेस्ट में ही आ गया एक तरीके से। फिर डिमोलिशन फेज, डिमोलिशन एक्सरसाइज shall involve the following: demolish and remove all concrete work, sanitary utilities, wooden and roofing materials, remove all electrical fittings and associated cables, ensure proper handling of demolished materials, and have an authorized and guided transportation and disposal away from site area। मतलब जब तक कंस्ट्रक्शन साइट है तब तक वहां पे ये सब चीजें फैली रहती हैं, जब खत्म हो जाएगा तो वो जो क्लीनिंग वाला फेज है उसको डिमोलिशन फेज लिखा है कि मतलब फिर ये सब जो जनरेट होगा उसको सब कैरी करके वहां से हटा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बजट भी दिया है कि नीमा फी फॉर EIA लाइसेंस इज कैलकुलेटेड एट 0.1% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब EIA लाइसेंस के लिए फीस जो है वो बहुत कम है। तो न्यामोंग या ऐसे करके जो जगह है वहाँ का एनवायरनमेंट का कुछ एसोसिएशन या रेगुलेशंस हैं ये नीमा। फिर थर्ड चैप्टर है बेस लाइन डाटा। मतलब बेस लाइन डाटा में जो है इन्होंने क्या कलेक्ट किया है और क्या नहीं किया है, वही इन्होंने सारा जो है इसमें बेस लाइन डाटा में डिस्क्राइब किया है। एनवायरमेंटल सेटिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और मतलब साइज ऑफ प्लॉट, लोकेशन उसकी कहाँ है, न्यामुन ये सब लोकेशन, ये सब जो है डिस्क्राइब किया। फिर फ्लोरा फौना, वहाँ के जानवर
पेड़ वगैरह वहाँ पे क्या क्या है, लोकल लैंडस्केप में क्या है जो खत्म हो जाएगा वो दिया है। लोकल लैंडस्केप कंटेन्स मेनली बुशलैंड एंड स्कैटर्ड ट्रीज, मतलब कोई कॉमर्शियल ट्रीज वहाँ पे नहीं है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे नहीं है। स्कूल हैज प्लांटेड मेनी ट्रीज एंड फ्लावर्स फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस इन द स्कूल कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड विद इन इंडिविजुअल कंपाउंड्स। फिर ये कुछ नाम दिए हैं कि ये सब जो है वहाँ पे लगा हुआ है। There are no large animals except birds and small mammals such as hare, मतलब खरगोश वगैरह हैं, चिड़िए हैं, लार्ज जानवर कोई नहीं है। They will not be disturbed. वाटर सप्लाई दिया है कि लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द काउंटी जो है वो लेक है, वही लेक विक्टोरिया, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, या फिर रेन वाटर है और रिवर वाटर है। तो ये वाटर सप्लाई के सोर्सेज हैं। और स्कूल एक्सेसेस वाटर थ्रू इट्स ओन वाटर सप्लाई सिस्टम ऑपरेटेड बाय सच एंड सच। तो मतलब स्कूल का अपना वाटर सप्लाई है, जो सप्लाई का पानी आता है वो है, और अदर वाटर रिजर्व्स में लेक है और रिवर है, या फिर ऊपर रेन वाटर कलेक्शन के लिए वो बनाएंगे। सीवेज सिस्टम में वाटर बॉन्ड सीवेज नहीं है, बॉन्डो जगह का नाम है, वहाँ पे दिया डज नॉट हैव वाटर बॉन्ड सीवेज। Sanitation in the town is predominantly pits, septic tanks and public toilet constructed near the market. तो यहाँ पे जो है खाली कुछ सेप्टिक टैंक्स हैं और जो है पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये सब है। और सेप्टिक टैंक उन लोगों ने बना रखे हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। A number of these types of people have also constructed ventilated improved pits, क्योंकि वही नहीं तो स्मेल वाली प्रॉब्लम होती है, तो वही दिया है कि मतलब बहुत डेवलप्ड नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सीवेज सिस्टम है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब बेस लाइन डाटा है, मतलब करेंटली अभी जो है क्या है, और इस सब की वजह से जो है अभी एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है वो डिस्क्राइब किया है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दिया है कि मतलब मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज इज थ्रोन ऑल ओवर द टाउन एंड कैन बी सीन इन गार्बेज माउंट्स, मतलब जगह जगह बहुत कूड़ा लगा हुआ है, अभी जो है ढंग से मैनेज नहीं है। द टाउन काउंसिल यूजेस स्टैंडर्ड ट्रैक्टर टोइंग नॉन टिपिंग ट्रेलर कंस्ट्रक्टेड इन माइल्ड स्टील। तो मतलब वही है कि बहुत बैकवर्ड एरिया है, इसीलिए वहाँ पे जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट प्रपोजल है। और अभी जो है उनका करंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह बहुत पुअर है। फिर टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोलॉजी, वहाँ का जो है सॉइल कैसा है, ये सब डिस्क्राइब किया है, जो नहीं पढ़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग बताई है, डेमोग्राफी बताई है, ठीक है। डेमोग्राफी मतलब कि कितने लोग हैं और किस एज ग्रुप के हैं, कितने परसेंट, वो बताया है, उसका ब्यौरा दिया है। फिर लैंड यूज एंड सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग बताई है। एग्रीकल्चर contributes 79% टू द हाउस होल्ड इनकम, मतलब ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पे सरवाइव करते हैं और जानवर रखते हैं, लाइव स्टॉक रखते हैं, लेकिन ये लाइव स्टॉक की वजह से जो है सॉइल में नुकसान भी होता है। फिर फिशिंग करते हैं, ये दिया है। और फिशिंग जो है, फिश लैंडिंग्स हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर लास्ट डेकेड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फिशिंग वाला भी जो है वो कम हो गया है, वही दिया है।
और पॉवर्टी है बहुत, है ना, पॉवर्टी इज एज हाई एज 70%, एंड द मोस्ट अफेक्टेड आर द वीमेन इन द एरिया। फिर HIV एड्स का सर्वे दिया है क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसका ये सब दिया हुआ है। It is therefore imperative that workers community are aware of dangers of irresponsible sexual behavior as it can lead to spread of HIV। ये दिया है। ये सब वही बेस लाइन डेटा कलेक्शन में है कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, करंट कंडीशन क्या है, करंट डेमोग्राफी क्या है ना। ये पूरा पूरा ब्यौरा जो दिया जाता है लोकेशन का, वहाँ की कंडीशंस का, वही यही यही एग्जैक्टली जो है बेस लाइन डेटा कहलाता है। इसके बाद वहाँ का जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें उनकी एक पब्लिक कंप्लेंट कमेटी है, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है, नेशनल एनवायरमेंट काउंसिल है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फिर दिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एक्ट नंबर 8 ऑफ 1999, कंप्लायंस दिया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केन्या 2010 वो डिस्क्राइब किया है, वाटर एक्ट 2002, पब्लिक हेल्थ एक्ट, कंप्लायंस, लैंड प्लानिंग एक्ट उसका कंप्लायंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी उसका कंप्लायंस, फिजिकल प्लानिंग उसका कंप्लायंस, लोकल गवर्नमेंट एक्ट उसका कंप्लायंस, बिल्डिंग कोड उसका कंप्लायंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं कि कितने वहाँ के मतलब लेगिस्लेशन और लेगिस्लेटिव फैसिलिटीज़ या जो है लीगल फैसिलिटीज़ जो हैं, और वहाँ का लीगल सिस्टम क्या है, वही लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया है कि मतलब इनको किस किस की गाइडलाइन फॉलो करनी है, वहाँ किस किस टाइप के लॉज एक्टिव हैं और किस टाइप का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसके तहत इनको वहाँ पे काम करना है। क्योंकि जो लोकल जगह का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं और लीगल गाइडलाइंस हैं वो इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए वो सब डिस्क्राइब किया है कि ये सब है और उसी सब को हम फॉलो करेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है दिया है और उसी में सब ये पीनल कोड, लेक बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ब्ला ब्ला, ये सारे। फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन regulations of 2006, environmental management and coordination act, regulation of 2003, again 2006, environmental management and coordination regulations of 2009। तो मतलब ईयर टू ईयर उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं सभी कुछ तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, ओरिजिनली जो था और करंट स्थिति में जो है वो दिया है। फिर केन्या विजन 2030 ये इनका पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये वाला काम कर रहे हैं। और वही EIA के 3 पिलर्स इन्होंने मेंशन किए हैं। विजन बिहाइंड डिवीजन इज बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, जबकि इसमें होना चाहिए था इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो मतलब वही बता रहे हैं हर एंगल से, हर तरीके से कि जो वहाँ लोकल
लेगिस्लेशन के जो लॉज हैं और जो विजन 2030 है सबको फॉलो करते हुए ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। चैप्टर 5 में एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बार बार बताया कि ये रिपोर्ट में ऑल्टरनेटिव्स देना जरूरी होता है, तो वही इन्होंने जो है कुछ ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट किए हैं कि अगर जहां हम करना चाह रहे हैं वहां पे अगर एग्रीएबल ना हो तो फिर ये ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जिसमें रीलोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नो एक्शन ऑल्टरनेटिव, वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव, वाटर सप्लाई ऑल्टरनेटिव, रेन वाटर हार्वेस्ट, बोरहोल वाटर कंजम्पशन यूज, पाइप्ड वाटर यूज, ये ऑल्टरनेटिव्स इन्होंने फिर डिस्क्राइब किए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स अगेन देना वही जरूरी होता है। ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं और उसके बाद में जस्ट कंक्लूजन दिया है। और फिर चैप्टर 6 में पब्लिक पार्टिसिपेशन, साइट विजिट्स दिया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के इन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हैं, फिर डिस्कशन दिया है। और उसके बाद में चैप्टर 7 में इन्होंने जो है इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन मेजर दिए हैं। इसमें इन्होंने दोनों तरीके के इम्पैक्ट्स डिस्कस किए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोविजन ऑफ मार्केट, ये सब दिया है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स में वही कंस्ट्रक्शन फेज में जो दिक्कतें आएंगी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह वगैरह, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट, ये सब जो है डिस्कस किया। और रिस्क ऑफ फायर, डिजीज स्प्रेडिंग और बैड ओडर मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मिटिगेशन मेजर्स, बहुत लंबा मिटिगेशन मेजर्स का दिया है। उसके बाद में फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एंड मॉनिटरिंग, वो भी फिर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इम्पैक्ट, मिटिगेशन मेजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, टाइम फ्रेम और कॉस्ट। ये इसलिए बताएं, जैसे ऊपर समरी में भी मिटिगेशन का दिया, समरी में हर चीज टच करते हैं। ये रिपोर्ट इसीलिए डिस्कस कर रहे थे कि मतलब डिटेल में क्या दिया जाता है और ऊपर समरी में कैसे देते हैं, तो इससे तुमको पूरा आइडिया लग जाएगा कि रिपोर्ट एक्चुअली जो है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो रिपोर्ट जो है वो अपने में बहुत बड़ी होती है, 44-45 पेजेस की रिपोर्ट है पूरी। और समरी उसमें से 2-3 पन्ने की समरी है, रेफरेंसेस भी हैं, फिर एनेक्सर जो है इन्होंने खैर यहाँ पे नहीं दिए हैं, उसमें एनेक्सर में जस्ट लिखा हुआ टू बी डिस्क्लोज्ड। बट एनीवे ये इतनी बड़ी जो है पूरी EIA रिपोर्ट है, काफी सारी डिस्कस कर ली है और बाकी जो है ऐसे ही आप देखना। ये जस्ट एक EIA रिपोर्ट का एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए था, इसको अब दोबारा नहीं कराएंगे क्योंकि उस तो वही सेम चीजें ऊपर ब्रीफ में, फिर वो डिटेल में तो रिपीटेटिवली सेम चीज आती है। जस्ट एक EIA रिपोर्ट डिस्कस करना चाह रहे थे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जो EMP वाली फाइल में PDF में मैंने सेंड किया हुआ है क्लासरूम में, उसको डिस्कस करेंगे। वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, रेलवेज का हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। और उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी मतलब EIA रिपोर्ट नहीं है, केवल उसका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान है, वही 20-25 पेज का है।
उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये बताओ कि वही सेकंड क्विज तुम लोगों को कब देनी है? मैंने कहा था डेट डिसाइड करके बता देना। 25 को देनी है। ज्यादा ऑप्शन उसमें है नहीं। डेट कर दीजिए। 28। यस मैम। ठीक है, 28 तो बेटा लास्ट है, फिर तो देना